दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ऐसा मुल्क जो हर वक्त जंगी जुनून के अंदर रहता है, जिसका हर वक्त ये काम है, हर वक्त ये मकसद है कि दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक आपस में लड़ते रहें, और सबसे बड़ा इसका जो दुश्मन है वो तमाम इस्लामी ममालिक हैं। अब ये मुल्क ज़ाहिर है कौन सा मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद एक मुल्क जो कि हमेशा से ही जंगी जुनून में रहा है, ये मुल्क है इसराइल। इसराइल ये वो मुल्क है जिसको अभी तक पाकिस्तान समेत कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया, इसको तस्लीम नहीं किया, यानी कि इसको मुल्क जो है वो नहीं मानते कि ये कोई मुल्क है या नहीं है, इसको बल्कि एक दहशतगर्द रियासत मानते हैं। लेकिन वहीं पर कई ऐसे इस्लामी ममालिक भी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ मुआहदों के तहत जो है इसको मुल्क तस्लीम कर लिया। अब इसराइल अभी सिर्फ इसराइल है, और ये एक छोटा सा एक इसको कह सकते हैं कि एक खत्ते के अंदर जो मौजूद एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये इतना फसाद बर्पा करता है, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हर वक्त इसके जहन में सवार रहते हैं, और ये अब बनना चाहता है ग्रेटर इसराइल। तो ज़ाहिर है ग्रेटर इसराइल बनने के बाद ये कितना ख़तरनाक हो जाएगा, या ये ग्रेटर इसराइल कैसे बन सकता है, या ये ग्रेटर इसराइल बनने में किस किस की मदद इसको फराम होगी और किस किस की मदद जो इसको दरकार होगी, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि इसको ग्रेटर इसराइल बनने से जो है वो रोकेंगे। अब बात थोड़ा सा पस मंज़र से करते हैं, शुरू करते हैं कि ग्रेटर इसराइल की जो है ये बात हुई कहाँ से। अब अगर बात करें कि मजहबी किताब तौरात की, तो तौरात के अंदर जो है वो लिखा गया है और बताया गया है कि एक खित्ता जो है, एक खुली जगह जो है या बड़ा इलाका जो है, इनको फराम किया जाएगा। और अब वो जो इलाके हैं, अगर थोड़ा सा जगराफिया अंदाज में हम पढ़ें तो वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि इसराइल समझते हैं कि इसको हम अपने काबू में कर लेंगे तो हम जो है ग्रेटर इसराइल बन जाएंगे और हम एक बड़ा मुल्क जो है वो बना सकते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले तो फ़लस्तीन है। आप सब लोग जानते हैं फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त बर्बरियत हो रही है, जिस तरह की तबाही हो रही है, जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, जिसके ऊपर ज़ाहिर पूरी दुनिया जितने भी गैरतमंद ममालिक हैं वो इसके ऊपर जो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं। फ़लस्तीन के ऊपर जो है हमदर्दी में बोलते हैं, लेकिन जितने भी फिर मैं वो कहूँगा कि बगैरत ममालिक जितने भी हैं वो ज़ाहिर इसराइल के साथ मौजूद हैं। वहीं पर फिर दूसरा मुल्क आता है लेबनान। अब ये लेबनान जो है इसराइल चाहता है कि मैं इसको भी अपने कब्जे में लूँगा, उसके बाद जो है मैं एक ग्रेटर इसराइल बन सकता हूँ। फिर आता है शाम। शाम भी ऐसा मुल्क है जो ज़ाहिर है जिनकी जो सरहदें हैं वो आपस में मिलती हैं, और जब ये खित्ता जो है इसराइल जो है ज़ाहिर है जब शाम तक भी पहुँच जाएगा तो ये समझता है कि मैं जो ग्रेटर इसराइल का मेरा ख्वाब है वो मेरा पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद है जॉर्डन। अब जो ये जॉर्डन मुल्क है ये भी कुछ मुआहदे उसने किए हुए हैं, उसने तस्लीम भी किया हुआ है इसराइल को, इसके साथ जो है पुरअमन रहने के मुआहदे भी इन्होंने किए हुए हैं कि हम आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम ना किसी झगड़े में एक दूसरे के साथ शरीक होंगे। तो इस तरह का भी इनका आपस में मुआहदा पहले से हो चुका हुआ है। फिर है इराक, और फिर आता है मिस्र। मिस्र भी एक ममालिक है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसराइल की कोशिश है कि मैं मिस्र पे भी काबू कर जाऊं, मिस्र पे भी कब्जा कर जाऊं, तो मैं एक जो ग्रेटर मेरा इसराइल बनने का ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके अंदर ज़ाहिर अरब ममालिक जब इतने हैं तो उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी मौजूद है, उसके अंदर कुवैत भी है, और तुर्की के भी कुछ हिस्से मौजूद हैं जिसके ऊपर जो है ये तमाम इसकी साजिश है इसराइल की कि मैं किसी तरीके के साथ इनके ऊपर हमले करूँ, किसी तरीके के साथ जो है इनको जो है वो कमज़ोर करूँ, जैसे इसने फ़लस्तीन को कर दिया है। और अब जो वाक़या हुआ है ईरान के ऊपर हमला करने का, इसका मकसद असल में जो था वो यही था कि मैं ईरान को भी जो है वो तबाह बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते हमें चाहिए, हम 2 हफ्ते के अंदर जो है ईरान को ऐसा बना देंगे कि फिर ईरान से हमें कभी ख़तरा नहीं होगा। यानी कि ये फ़लस्तीन जैसा हाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि ईरान है। अच्छा जी, ये वो तमाम ममालिक हैं जिसके बारे में जो है इसराइल का ये मानना है और इसराइल का ये कहना है कि मैं इन ममालिक पर जब कब्ज़ा कर लूँगा तो मैं इसराइल ग्रेटर इसराइल बन जाऊँगा। अब वहीं पर बात है कि किन किन ममालिक से जो है किन किन ज़ाहिर नक्शे के ऊपर और मुल्क भी मौजूद हैं जिनके ऊपर ये कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, तो अब वो ख़तरा किस किस ममालिक से है। अब ज़ाहिर है ख़तरा सबसे पहले तो ज़ाहिर अगर बात करें तो ख़तरा तुर्की से है। तुर्की भी ज़ाहिर है जो है कई जगहों पर उनकी आपस में जो है वो बातचीत भी है, क्योंकि तिजारत भी इनकी आपस में होती है, सफारती भी होती है, लेकिन कई ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर तनकीद भी की जाती है। फिर है ईरान है। ईरान का जैसा कि अभी मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, ईरान से क्यों ये डरता है, ईरान से क्यों उसको ख़तरा है। ईरान से इसलिए इसको ख़तरा है क्योंकि ईरान जो है वो एक जोहरी प्रोग्राम उसके अंदर चल रहा है, और सबसे बड़ी कोशिश इसराइल की यही है कि मैं किसी तरीके के साथ जो है इस जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करवा लूँ। पहले बयानात के ज़रिए, धमकियों के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए ईरान पर प्रेशर डाला गया कि आप जो है अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर लें, अगर आपने ख़त्म ना किया तो फिर इसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन ईरान ने जो है वो किसी की नहीं सुनी। ईरान ने इस बात का सबूत दिया कि मैं खुद एक खुद मुख्तार मुल्क हूँ और मैं गैरतमंद मुल्क हूँ,
जोहरी हथियार बनाना मेरे दिफा के लिए जो है ज़ाहिर है मुझ पर जो है वो फ़र्ज़ भी है और मेरा हक भी है, तो मैं बना सकता हूँ। अच्छा जी, फिर आता है शाम। अब शाम से क्यों ख़तरा है? शाम से इसलिए ख़तरा है क्योंकि शाम के अंदर मौजूद ईरानी अफवाज है और इस अफवाज को ख़त्म करने के लिए ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से जो है वो शाम के ऊपर हमले भी किए गए। फिर वही फ़लस्तीन आ जाता है, फिर जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन ज़ाहिर है एक इस्लामी मुल्क है तो उसको ख़तरा है, लेकिन वो हमने पहले आपको बताया कि मुआहदा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको ख़तरा है। ईरान इसराइल को थोड़ा सा जॉर्डन से फिर भी ख़तरा मौजूद है। फिर वहाँ पर फिर वही ममालिक आ जाते हैं, मिस्र हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, इराक हो गया। ये तमाम ममालिक ऐसे ममालिक हैं जो ज़ाहिर है इसको ख़तरात हैं। अब बात करते हैं कि ज़ाहिर है ग्रेटर इसराइल अगर बनने जा रहा है, कई ममालिक पर हमला करेगा, कई ममालिक पर कब्ज़ा करेगा इसराइल, उसके बाद जाकर ज़ाहिर है वो ग्रेटर इसराइल बन सकता है। तो क्या इसको वाकई में अमली शक्ल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? अगर बात करेंगे अब अमली तौर पर, अगर इस पर बात की जाए तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल से भी ज़्यादा नामुमकिन लगता है। अब नामुमकिन क्यों लगता है? क्योंकि बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं वो भी इसकी सबसे पहले मुखालफत करते हैं। फिर जो फ़ौजी और माशी हदूद हैं वो भी इसकी मुखालफत इस तरह करते हैं क्योंकि इसराइल, हमने आपको शुरू में बताया, एक छोटा मुल्क है तो ज़ाहिर उसके अंदर फ़ौज भी कम है। अब उसकी जो मईशत है बेशक जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर वो इतने ज़्यादा ममालिक जैसे हो गए, ईरान हो गया, इराक हो गया, शाम हो गया, लिबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इन तमाम ममालिक पर कब्जा कर भी लेता है तो फिर अब उसको पैसे चाहिए होंगे, एक मजबूत मईशत चाहिए होगी कि मैंने इन तमाम ममालिक को चलाना भी है। तो ज़ाहिर है जो एक नामुमकिन सी बात लगती है। फिर इलाकाई मज़ामत, अब ज़ाहिर है जब किसी मुल्क पर इसने कब्जा करना है, जैसे फ़लस्तीन को तो उसने कमज़ोर कर लिया, अब जैसे ईरान के ऊपर इसने अब कब्जा करना है, ईरान के ऊपर इसने हमला किया, अब वापसी में मुज़म्मत जो उसको सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद पूरे इसराइल की जो है वो चीखें इस वक्त दुनिया में सुननी और देखी जा रही हैं, तो ज़ाहिर है उससे महसूस होता है कि ज़ाहिर है चले एक मुल्क या दो ममालिक पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से मुज़ामत का भी सामना जब करना पड़ेगा तो फिर चीज़ें जो हैं वो नामुमकिन की तरफ जो है वो चली जाएंगी। अब थोड़ा सा मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि जुम्मे को जो है ईरान के ऊपर हमला किया जाता है इसराइल की जानिब से, और बड़ी अहम और हसास जगहों पर जो है वो हमला किया जाता है, जिसके अंदर जो है बड़ी अहम शख्सियत जो है ईरान की वो शहीद हो जाती हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है उनके जोहरी सायजान भी थे, उनके आर्मी चीफ भी थे, चीफ के सरबराहान भी थे, और उसके अलावा कई हसास जगह होती हैं जिसके ऊपर हमला किया जाता है। उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई की जाती है ईरान की जानिब से, और ईरान को पहले शुरू में थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है कि आपने खामोश रहना, लेकिन ईरान कहते हैं कि नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकता। फिर ईरान की जानिब से जो वो झंडे लहरा दिए जाते हैं सुर्ख कलर के, जो कि ज़ाहिर इस बात की निशानदेही होते हैं कि हमने इंतकाम लेना है। फिर वहीं पर सोशल मीडिया पर एक बहस चल जाती है कि ये तो पहले भी झंडे कई बार ऐसे जो है झंडे आप लहरा चुके हैं, ईरान ने शायद कुछ भी नहीं करना, ईरान शायद कुछ भी नहीं करेगा। ईरान की जो है वो खामोशी ये बताती है कि शायद ईरान कुछ नहीं करेगा। फिर ईरान की जानिब से 100 ड्रोन वार किए जाते हैं इसराइल के ऊपर, और वहीं पर ममालिक मुल्क जो मौजूदा इस्लामी मुल्क जॉर्डन के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वो जो जॉर्डन मुल्क है अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद कर देता है और उन 100 ड्रोन को जो है वहीं मार गिराता है। फिर वहीं पर बात हो रही थी कि ये शायद जो है आपस में मिली भगत है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमला किया गया, लेकिन ऐसा हमला नहीं किया गया, ये सिर्फ दिखावा किया गया। लेकिन उसके बाद रात के वक्त जो है ऐसा ईरान हमला करता है, तकरीबन 3 से 4 हम ये कह सकते हैं कि लहरें जो हैं हमले की और मिसाइलों की जो हैं वो दागी जाती हैं इसराइल के ऊपर, जिसमें पहले लहर में तकरीबन 100 से 150 मिसाइल हैं, फिर 50 मिसाइल हैं, इस तरह करके, और फिर इसराइल की अहम जो इमारतें हैं और इसराइल का जो कैपिटल है जिसको ज़ाहिर दार हुकूमत भी कहा जाता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है। अब ज़ाहिर बात है कि ज़ाहिर है इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पे, तो ईरान के साथ कौन कौन ममालिक जो हैं वो मौजूद हैं, ईरान की हिमायत में कौन कौन से ममालिक खड़े हैं? ज़ाहिर सबसे पहले जो मुल्क है वो है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ईरान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई भी जंग मुसल्लत की गई है तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान का साथ दिया है, ईरान सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अगर बात की जाए जब भी जंग हुई है तो ईरान ने ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ दिया है बल्कि पाकिस्तान को फोर्स भी दिया है। पाकिस्तान में मेडिकल टीम्स भेजी गई हैं कि ज़ाहिर है अगर आपके ज़ख्मी हुए हैं, कोई फौजी हैं या आवाम ज़ख्मी हुई है तो उसके लिए मेडिकल टीम्स भेजी गई हैं। इसके अलावा 5000 टन जो है वो फ्यूल भी फराहम किया गया था। तो ज़ाहिर है हमेशा ईरान ने जो है साथ दिया पाकिस्तान का। अगर वहीं पर बात करें ज़लज़लों की या कुदरती आफात की तो 2005 के ज़लज़ले के अंदर भी पूरा साथ दिया था ईरान ने पाकिस्तान का। इसके अलावा अगर 2010 के सैलाब की बात करें
तब भी जो है ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था और पाकिस्तान में जो है उन्होंने अपनी इमदादी टीमें भेजी। फिर पाकिस्तान के बाद है रशिया ने भी पूरी हिमायत की है ईरान की, और रशिया ने यह कहा है कि हम ईरान के साथ मौजूद हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ये तमाम जो हमले हुए हैं ज़ाहिर है उसके ऊपर वो तनकीद की गई है। फिर मुल्क आता है चाइना भी जो है उसके इसराइल के साथ शुरू से ही जो है वो ताल्लुकात सही है ही नहीं, उनके आपस में लड़ाई है, इसलिए जो चाइना है वो भी जंग के अंदर जो है वो ईरान के साथ ही नज़र आता है। फिर आ जाता है मुल्क शाम, इराक, लिबनान, यमन, और ये तमाम ममालिक जो हैं ये तमाम जो है ईरान के साथ खड़े हैं। इनमें से कई इस वजह से खड़े हैं क्योंकि जैसा कि अगर हम बात करें शाम की, तो शाम भी ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पहले से ही ईरान की अफवाज मौजूद है, और उसको डर भी यही है कि अगर ईरान चाहे तो शाम के अंदर मौजूद जो ईरानी अफवाज हैं, शाम के अंदर मौजूद जो ईरान के फौजी अड्डे हम कह सकते हैं वो मौजूद है, अगर उसके ज़रिए अगर हमला किया गया तो बड़ा और भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि इसराइल के साथ जो है कौन कौन से ममालिक खड़े हैं इस जंग के अंदर भी, और वैसे भी ज़ाहिर है सबसे पहला जो मुल्क है, सबसे पहला जो नाम है वो आप सब लोग जानते हैं, वो है अमेरिका का। अमेरिका क्यों साथ खड़ा है? क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो ज़ाहिर है उसको हथियार भी फराम करता है, इसके अलावा जो उनकी सफारती हमायत भी जो है उसको फराम करते हैं, हर हवाले से जो है वो साथ खड़ा है अमेरिका। अब फिर दूसरा मुल्क है वो है जर्मनी। अब जर्मनी भी इसलिए खड़ा है क्योंकि जर्मनी से भी इसराइल जो है वो असला भी लेता है और मुख्तलिफ उसके ताल्लुकात उससे भी अच्छे हैं। अब बरतानिया की बात करें तो बरतानिया जो है वो डिफेंसिव हथियार जो है वो फराम करता है। डिफेंसिव हथियार क्या होते हैं? अगर हमला होता है किसी मुल्क के ऊपर तो एक डिफेंस सिस्टम होता है सारा, तो वो तमाम तर जो डिफेंसिव साजो सामान है वो सारा जो है वो बरतानिया से लिया जाता है। फिर जो फ्रांस है, फ्रांस भी हमेशा इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और हमलों के अंदर वो शरीक भी था। फिर बात आती है इस्लामी मुल्क हमारा, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन हम कह सकते हैं, जॉर्डन का, जो हम बताते हैं हमें खुद शर्मिंदगी होती है जब हम नाम लेते हैं कि ये जॉर्डन मुल्क भी जो है वो खड़ा है इसराइल के साथ, और वो खड़ा सिर्फ उस एक मुआहदे के लिए है जो उसने मुआहदा अमन के लिए किया हुआ है कि हम जो है आपका कोई भी आपके साथ किसी किस्म का इशू होगा हम पुरअमन रहेंगे। फिर उसके बाद मराकश है। भारत भी हमेशा जो है वो इसराइल के साथ ही खड़ा हुआ है। फिर आता है कनाडा, इटली और दीगर ममालिक जो हैं, मगरबी ममालिक जो हैं जितने तकरीबन, वो तमाम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। अगर बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा वो मुल्क है जिसकी ज़ाहिर है कुछ सफारती ताल्लुकात भी हैं, तिजारती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे वाक़यात हुए, कई ऐसे मौके आए जिस पर जो है कनाडा ने तनकीद की है, और कनाडा भी फराम करता है, हथियार फराम करता है। लेकिन जब फ़लस्तीन का मौका आया, फ़लस्तीन की बात आई, तब कनाडा ने जो है और नीदरलैंड ने जो है अपने हथियार जो उनको फराम करता था इसराइल को, वो रोक दिए कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर और वहाँ पर निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए कनाडा और नीदरलैंड भी उस वक्त जो है वो हट चुका था। अब वहीं पर बात करते हैं कि गैर जानिबदार जो ममालिक हैं, वो कौन कौन से गैर जानिबदार ममालिक हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं। वो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया भी गैर जानिबदार है। उनका ये कहना है कि इसराइल कहीं पर भी कुछ करे तो हमारा ज़ाहिर है वो एक सफारती ताल्लुकात उनके मजबूत हो रहे हैं, आपस में वो ताल्लुकात तिजारती भी सफारती भी मजबूत करने की कोशिश करे सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ, तो इसलिए सऊदी अरेबिया कहना है कि हम जो है वो जानिबदार है। इसके अलावा कतर है, कुवैत है, ओमान है, और जो तुर्की है, तुर्की के भी जो ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, वो अच्छे हैं इसराइल के साथ, तो इसलिए तुर्की भी वो मुल्क है जो कि गैर जानिबदार जो है वो हो सकते हैं तमाम सिनेरियो में। अगर इसराइल जो है वो ये जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है अगर पूरा करने चलता है, तो ये तमाम तर पस मंज़र भी हमने आपके सामने रखा, तमाम तर मौजूदा सूरत हाल जो आपके सामने रखी, तमाम तर वो ममालिक हमने आपको बताया जो इसराइल के साथ खड़े होंगे, और तमाम वो ममालिक हमने आपको बताया जो दीगर इस्लामी ममालिक के साथ खड़े होंगे। तो ये तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने रखी। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।